Welcome to another session of embedded system. In this session, we'll talk about real-time system, especially about the classification and design of embedded system in real world. Okay, so let's understand what actually is the real-time system. Real-time system क्या होता है? Okay, real-time system क्या होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं. रियल टाइम सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि उसका एक टाइम कंस्ट्रेन और डिफाइंड होता है. इसके अलावा उसको डिफाइंड होता है कि उसको किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करना होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग योर कार. ठीक है. रास्ते में आपकी कार ड्राइव हो रही है, उसको किस कंडीशन में किस तरफ टर्न करना है और किस कंडीशन में उसको हॉर्न ब्लो करना है, किस कंडीशन में उसे क्या कहते हैं कि रुकना है, कहाँ ब्रेक्स लगने हैं, कहाँ नहीं लगने हैं. ऑल द थिंग्स आर डिफाइंड. ठीक है. अगर ये सारे काम टाइम बाउंड मैनर में हो रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम पे वो टास्क हो जाता है, देन वी कॉल दिस सिस्टम एज रियल टाइम सिस्टम. यहाँ कैलकुलेशंस की बात करें तो यहाँ कैलकुलेशंस जो हैं आपकी डेडलाइंस के टर्म्स में होती हैं कि द टास्क शुड बी परफॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम. इफ़ इट इज़ नॉट डन देन इट शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट इट विल बी नॉट बी डन. ठीक है. अगर हम रियल टाइम सिस्टम को डिफ़ाइन करने की बात करें तो रियल टाइम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ टाइमलीनेस में आपको जो है रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. किसी रियल टाइम सर्विस की अगर बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो आपको रियल टाइम में मीन्स एट द टाइम वेन एवर द इंस्टेंस ऑकर, इवेंट के होने के साथ साथ आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता चले. ठीक है. करेक्टनेस की बात करें तो इसका रेस्पॉन्स टाइम क्योंकि कम होता है, सो लॉजिकल रिजल्ट्स इसके फास्ट होते हैं. ठीक है. अगर आपका कोई सिस्टम उस हिसाब से टाइम ज़्यादा लेता है तो लॉजिकल रिजल्ट्स उसके जो है एक्यूरेसी उसकी उस हिसाब से मैटर कर सकती है, बिकॉज इट इज़ टेकिंग लेस टाइम, बट येस इट इज़ ओके. नाउ अगर डेडलाइंस आपकी रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर किसी भी कारण से मिस कर जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि ये सिस्टम जो है ये पर्टिकुलर लिमिट के बाद इंस्ट्रक्शंस को हैंडल नहीं कर सकता. मीन्स दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट दैट द सिस्टम कैन कम्युनिकेट, दिस कैन वर्क. ठीक है. या हम उसको ये मान के चलते हैं कि इसके बाद ये बिज़ी हो जाता है. ठीक है. हम इसकी जो है लोड टेस्टिंग इसी बेस पे करते हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड दे करके इसके मिस डेडलाइन को फाइंड आउट करते हैं. नाउ स्पेशली टॉकिंग अबाउट रियल टाइम सिस्टम, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. इसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में सबसे पहली चीज़ इसका एक हार्डवेयर होगा. दैट्स बेसिकली द ट्रांसड्यूसर एज वेल एज द कंट्रोलर. इसके अलावा एक स्टैटिक मेमोरी होगी. स्टैटिक मेमोरी इज़ अ काइंड ऑफ रॉम एंड जिसके ऊपर कि आपका प्रोग्राम का कोड होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम का कोड होना चाहिए. ठीक है. एंड इनिशियलाइजेशन स्टेट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्ट आप किन चीज़ों को क्या एज्यूम करके चल रहे हैं. यू हैव टू टेक दैट कंसिडरेशन ऑल्सो. इसके अलावा इसमें आपको एक डायनेमिक मेमोरी होनी चाहिए, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रैम. ओके. एंड इसके अलावा आपके पास जितने भी तरीके से इंफॉर्मेशंस आनी हैं उन सभी तरीके के ट्रांसड्यूसर्स कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. एम्बेडेड सिस्टम्स की अगर बात करें तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऐसे एम्बेडेड सिस्टम्स हो सकते हैं जिनके स्टेट्स जो है बहुत फास्टली चेंज होते हैं या टाइमलीनेस में चेंज होते हैं, और कुछ ऐसे एम्बेडेड सिस्टम्स हो सकते हैं जिनकी जो स्टेट इंफॉर्मेशन है
वो बहुत फास्टली चेंज नहीं होती है। ठीक है ना। एम्बेडेड सिस्टम की क्वालिटीज़ की बात करें तो इसमें डेडलाइन जो है ये आपका वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस समय आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, डेडलाइन दो तरीके की हो सकती हैं, सॉफ्ट और स्ट्रिक्ट। सॉफ्ट डेडलाइन में क्या है कि यूटिलिटी ने रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो उसको जो है एक्सटेंडेड टाइम मिलता है। वो रिपोर्ट कर देता है दैट इट विल बी टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम बट इट विल प्रोड्यूस द रिज़ल्ट लेटर। स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंदर क्या है कि डेडलाइन के भीतर अगर आपको रिज़ल्ट मिल गया देन ओके, अदरवाइज दैट कॉल इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, हार्ड सिस्टम्स एंड सॉफ्ट सिस्टम्स। हार्ड सिस्टम्स की बात करें तो ये बेसिकली हार्डवेयर पार्ट होता है, इट इज़ द पार्ट दैट यू कैन टच। और हार्ड सिस्टम जो है आपका वो सिस्टम होता है जो कि हमेशा एटलीस्ट एक हार्ड डेडलाइन को डिफाइन करके चलता है कि इस तरीके के रिस्पॉन्सेज आए तो इनको तो हमें सब विद इन द डेडलाइन टच करना ही करना है, ये वाले रिस्पॉन्सेज तो हमें विद इन द डेडलाइन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगर हम हार्ड डेडलाइन सिस्टम्स की बात करें तो इसके अंदर सिस्टम फेल्योर आपका तब होता है जब आपकी दो हार्ड डेडलाइंस एक साथ आ जाती हैं और वो जो है दोनों में से कोई भी नहीं कर पाता। नो, सॉफ्ट सिस्टम्स की बात करें तो सॉफ्ट सिस्टम्स के अंदर जो है डेडलाइंस आपकी शार्प नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती कि कौन सी मीट करनी है कौन सी नहीं करनी है, बट हाँ देयर आर सो मेनी डेडलाइंस एंड वन ऑफ देम कैन बी अचीव्ड एट वन टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम फेल्योर तब अकर करता है जब आपकी कई सारी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं। अगर हम बात करें सॉफ्ट सिस्टम्स की तो इसका एग्जांपल आपका जो है एलिवेटर कंट्रोलर हो सकता है, मल्टीमीडिया सिस्टम हो सकता है, या आपका इवन एसी का कंट्रोलर जो कि डिफाइन करता है कि कितना तक कूलिंग करनी है वो हो सकता है। ठीक है, हार्ड डेडलाइन की बात करें तो वहाँ पे आपका टेलीफोन सबसे अच्छा एग्जांपल है कि इफ़ सपोज यू आर प्लेइंग अ गेम, स्टिल इफ़ सम कॉल इज़ कमिंग, it stops the game in between and it provides you the call. Now, resource adequate system. Resource adequate system जो आपके होते हैं, these are some systems which are designed for specific type of task, और इनका काम जो है पीक लोड को हैंडल करना होता है। जब मैक्सिमम लोड होता है तब ये वर्क करते हैं, ये वर्स्ट केस के हिसाब से डिफ़ाइन किए गए होते हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक हार्ड सिस्टम है, एक हार्ड डेडलाइन डिफाइंड है और हम उसके आगे क्या कहते हैं कि फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम कितना फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बनेगा। रिसोर्स इनएडिक्वेट सिस्टम जो है ये आपके सॉफ्ट सिस्टम्स होते हैं और इनका जो है डिफाइंड स्पेसिफिक टास्क नहीं होता। इनके साथ ये होता है कि कभी कभी टाइम कंडीशंस फेल भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टाइप के एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें तो देयर आर टाइम ट्रिगर्ड सिस्टम। टाइम ट्रिगर्ड सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि टाइम जो है एज अ इनपुट लिया जाता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्लॉक पल्सेस के बाद टाइम का रिस्पॉन्स लिया जाता है। ठीक है, नाउ इवेंट ट्रिगर्ड सिस्टम। इवेंट ट्रिगर्ड सिस्टम किसी खास तरीके के इवेंट को फॉलो करता है। इवेंट को फॉलो करने का मतलब क्या है कि सपोज़ एसी कंट्रोलर को लेते हैं तो ये क्या चेक करता है कि अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेम्परेचर इज़ कमिंग देन इट चेंजेस। ठीक है, अब इसका मेन टारगेट क्या है कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर आना चाहिए तो उसके बाद उसके नीचे जाने पे ये ऑफ हो जाएगा। या
एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आना चाहिए, उसके ऊपर जाने पे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम के साथ अगर कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट इसका साइज होता है, दैट इट इज़ स्मॉल साइज डिवाइस, इट इज़ अ लो वेट डिवाइस, इट इज़ अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर कंजम्पशन, बिकॉज बैटरी अगर आपकी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है तो उस समय जो है आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। और अगर आप बैटरी ज़्यादा पावर की लगाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी का वेट ज़्यादा हो जाता है आपके पूरे डिवाइस से। ठीक है, बैटरी पावर जो है ये कम से कम 8 घंटे तो होना ही चाहिए, इट शुड बी हायर एनफ। ठीक है, इसका एनवायरनमेंट फिक्स नहीं होता कि ये किस तरीके के एनवायरनमेंट में रख के चलाया जाएगा। ठीक है, हीट, वाइब्रेशन, शॉक्स, देन मॉइस्चर, इन सभी चीज़ों के साथ इसको कंपैटिबल होना पड़ता है। ठीक है, और पावर फ्लक्चुएशन एंड आरएफ सिग्नल्स, लाइटनिंग, इन सब चीज़ों से इसको खतरा होता है। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको कि हमको एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करते समय ध्यान रखना होता है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम के प्रोसेसर्स की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम प्रोसेसर्स के लिए 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर जो है ये सबसे लो कॉस्ट का और सबसे इजी अवेलेबल डिवाइस है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो हम आराम से मेमोरी चिप्स और आईओ कंट्रोलर्स लगा सकते हैं। 16-बिट माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट वाइड रेंज। इसके साथ में हमारे पास बेनिफिट क्या है कि ये आपको प्रोग्रामिंग के लिए एक बड़ी इंस्ट्रक्शन रेंज प्रोवाइड करता है, जबकि 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम जो है इसके नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो है डिफाइंड होती हैं। 32-बिट जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं ये आपके बेस्ट क्वालिटी के माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, बट इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि वी शुड गो फॉर 8-बिट और 16-बिट सिस्टम rather than going for 32-bit सिस्टम। इसके अलावा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स आपके जो है डिफरेंट टाइप के डिजिटल सिग्नल्स को रीड करते हैं और उसके बाद उसको स्ट्रीमिंग डेटा में या स्ट्रीमिंग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। यानी जहाँ आपको एनालॉग डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वो एनालॉग डेटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। जहाँ आपको डिजिटल में डेटा ट्रांसफ़र करना है या स्टोर करना है, रन टाइम में आपको वहाँ पे डिजिटल डेटा मिलेगा। एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम करने के लिए हमें आना क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या इस्तेमाल होती हैं। पॉपुलर लैंग्वेजेस जो इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ की जाती हैं वो हैं आपकी असेंबली लैंग्वेज, जिसके अंदर कि आप डायरेक्टली कोड्स मेंशन कर देते हैं और वो आपके काफ़ी कुछ देखने में हाई लेवल कोड्स जैसे दिखते हैं, बट देयर फॉर ईच निमोनिक देयर इज़ स्पेसिफिक न्यूमेरिक कोड और हम वही न्यूमेरिक कोड सिस्टम के अंदर एंटर कर देते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट अदर लैंग्वेजेस तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लाइक C++ इज़ देयर। C++ की अगर बात करें तो इसके साथ आपकी जो है असेंबली के बहुत ज़्यादा क्लोज होने के चलते इसके बहुत सारे फंक्शंस इजीली अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बात, इसमें एम्बेडेड एप्लीकेशंस बड़े आराम से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। देयर इज़ एडा, another language that is used for embedded system डिज़ाइन। और अगर इसकी बात करें तो इट इज़ अ वाइडली यूज्ड लैंग्वेज एंड अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो है कोडिंग करना आसान होता है। देयर इज़ एम्बेडेड जावा। एम्बेडेड जावा इज़ अनदर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कोड ईजीली। जावा प्रोग्रामर्स के लिए इट इज़ वेरी ईजी टू वर्क विथ जावा।
यहाँ पे आपके रियल टाइम सिस्टम के साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सी या असेंबली के अंदर एज अ प्रॉब्लम थी, जैसे कि एक वेरिएबल लिया, उसको पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल अगर आपने किया और पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देते हो तो वो नेक्स्ट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी जो है जावा के साथ नहीं होती, बिकॉज यू कैन नॉट यूज़ पॉइंटर है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके ओपन स्टैंडर्ड यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर जो भी ओपन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं या आप सोलारिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल सिस्टम्स अगर यूज़ करना चाहते हैं तो VxWorks यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ C यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टर्म्स में बात करें, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ असेंबली देन यू कैन गो फॉर एम्बेडेड जावा, एडा, और यू कैन यूज़ एम्बेडेड C ऑल्सो। रियल टाइम शेड्यूलिंग एनालिसिस के लिए आप जो है पर्ट्स और टाइमसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट भी रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम सपोर्ट करता है, सो यू कैन यूज़ कोरबा आल्सो। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर अगर वेरिएशन की बात करें तो आप अगर सपोज कई सारे एम्बेडेड सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड देयर आर सम विच आर हैविंग 25 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 40 से 50 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट हो सकती हैं। देयर कैन बी हो सकता है आने वाले समय में ये बिलियन पर सेकेंड्स की इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट होने लग जाएं, मीन्स द काउंट गोज़ हायर। अगर आप रजिस्टर के साइज़ की बात करें तो इट कैन बी 8 बिट टू 64 बिट। एम्बेडेड सिस्टम में अगर आप इसके आज के पर्पस के हिसाब से बात करें तो 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर्स जो हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ किए जा रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, एंड दीज आर ईजीली कंपैटिबल विथ आवर कंप्यूटर्स। इसके अलावा 8 बिट एंड 16 बिट प्रोसेसर्स जो हैं ये पहले यूज़ किए जाते थे इनकी कॉस्ट कम होने की वजह से, बट अभी 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट के नहीं हैं, दैट्स वाई वी कैन यूज़ दोज ऑल्सो। डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दो पार्ट्स होते हैं, so here you have to pay for designing the hardware as well as designing the software also. This is one time and fixed cost, so you don't have to pay again and again here. अगर आप वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स बनवाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट कम आती है, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। आप सिस्टम को किस तरीके से और कितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करवा रहे हैं इसके ऊपर एग्जैक्ट ये कॉस्ट डिफाइन की जा सकती है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करें तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर कॉस्ट या डिज़ाइनिंग कॉस्ट आपकी जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है, बट हार्डवेयर कॉस्ट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज हार्डवेयर कॉस्ट आपकी उतनी ही लगनी है इवन if you are creating one device or you are creating a volume. In next part of the session we'll discuss about rest of the things. Goodbye for now. Thank you.